गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज हम ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत यूनिट नंबर 2.2.2 और प्रशीतन एवं वातानुकूलन के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में अध्ययन किया है। वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में क्या वर्किंग होती है, और इन वर्किंग को समझने के पश्चात पिछले लेक्चर में मैंने पीएच डायग्राम और टीएच डायग्राम के बारे में विस्तार से बताया था। और इसी के अंतर्गत हम आज सब कूलिंग के बारे में जानेंगे और सुपर हीटिंग के बारे में जानेंगे। सब कूलिंग और सुपर हीटिंग का इफ़ेक्ट हम देखेंगे कि COP बढ़ती है या घटती है, COP पर क्या प्रभाव होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट कम होता है अथवा अधिक होता है, ओवरऑल इफ़ेक्ट COP पर क्या होता है, उसके सारे प्रभाव हम इसमें जानेंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्रेशन जो कि TH डायग्राम में इसमें बताए गए हैं उनको जान लें, और उसी को जानने के पश्चात हम सुपर हीटिंग और सब कूलिंग के बारे में जानेंगे। सुपर हीटिंग को हिंदी में अतितापन कहते हैं और सब कूलिंग को अवशीतन कहते हैं, अवशीतन। तो ये है हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर TH डायग्राम। तो TH डायग्राम ये हमारा दिखाया गया है, और ये पहली स्थिति है जिसमें कि TH डायग्राम को दिखा रखा है। और इसमें जो ये तो है टेम्परेचर पर वाई एक्सिस पर, ये टेम्परेचर पर वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर दिखा रखा है। और ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दिखा रखा है पूरा का पूरा, यहाँ पर जो दिखा रखा है हमने, ये दिखा रखा है एंथैल्पी को दिखा रखा है। ये जो साइकिल दिखा रखी है पूरी की पूरी एक से शुरू हो रही है। यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये इवेपोरेशन शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर ये इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप, ये 1 से 2 इवेपोरेशन प्रोसेस है, 2 से 3, ये देखिए 2 से 3 जो प्रोसेस है ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये 3 प्रोसेस जो है ये कहलाता है एंड ऑफ कंप्रेशन। तो ये वेपर लाइन के ऊपर बिंदु संख्या 3 इस वेपर लाइन को टच कर रही है, और एंड ऑफ कंप्रेशन वेपर लाइन को टच कर रही है, यानी कंप्रेशन के पश्चात जो लाइन वेपर लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्रेशन ड्राई कंप्रेशन है। और ये 3 से 4 हम आगे जाएंगे तो इस तरह से ये कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये कंडेंसेशन का एंड हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये 4 से 1 थ्रोटलिंग प्रोसेस आ जाता है यहाँ पर, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस है। और 1 से 2 अगेन इवेपोरेशन, देन कंप्रेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के पश्चात ये आ गया एक्सपांशन प्रोसेस। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये 1 2 3 4, अगर इस एरिया को हम मैथमेटिकली देखें तो ये एरिया कहलाता है कंप्रेसर का वर्क। ये पूरा का पूरा एरिया जो कहला रहा है ये कहला रहा है कंप्रेसर का वर्क। ये कंप्रेसर वर्क दिखा रखा है पूरा का पूरा, ये कंप्रेसर वर्क दिखा रखा है, ये कंप्रेसर वर्क दिखाता है 1 2 3 4। और इवेपोरेशन के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस तक पूरा का पूरा, ये 1 से लेके G, ये इस तरह से ये आ गया G, ये आ गया G हमारा, ये आ गया G, ये आ गया यहाँ पर G, ये आ गया G, G से F, ये आ गया F, और F से लेके 2, ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 से
2 से 1 ये पूरा का पूरा जो एरिया दिखा रखा है ये यहाँ पर 1 से ये 2 से 1, ये 2 से 1 जो दिखा रखा है ये कहलाता है ये 1 से जी। तो ये पूरा का पूरा जो नेट इफेक्ट एरिया है ये पूरा का पूरा ये GF12 ये कहलाता है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये कहते हैं नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये पूरा का पूरा नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये वाला एरिया कहलाता है, ये कहलाता है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो सिंपली आप अगर देखें ऊपर कंप्रेसर वर्क वाला जो वॉल्यूम है ये पूरा का पूरा दिखा रखा है 1 2 3 4, और नीचे कूलिंग कितनी प्राप्त हुई है नेट रेफ्रिजरेशन की वो है 1 2 F और G ये एरिया मैथमेटिकली। तो आप देख पाएंगे कि कंप्रेसर वर्क अत्यधिक है और नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इससे कम है। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो इस तरह से इसका इफेक्ट जो आता है, तो इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं COP में। तो COP आगे की जो हम दिखाते हैं वो COP ये है। ये COP दिखाई पिछले डायग्राम को देखते हुए। तो यहाँ पर देखिए COP ये दिखा रखी है COP, और ये COP दे रखी है H2 - H1। तो H1 से 2 पिछले डायग्राम में हमने इवेपोरेशन लिया था, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना आ गया वो आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, और एरिया कितना लिया है इसका 21 GF2 और वर्डन कितना लिया ये यहाँ से ले लिया 2 3 4 B 2 इस तरह से लिया पिछले वाले एरिया में। और ये जो हमारी COP आई है H2 - H1 और H3 - H2, और इसको हम आगे और करेंगे तो ये हमारी इस तरह से ये COP आ जाती है। ये COP आ जाती है वेट ड्राई कंप्रेशन के लिए। अब अगर हम वेट कंप्रेशन पे सुपर हीटेड कंप्रेशन पे जाएंगे अगला डायग्राम, तो ये अगला डायग्राम हमारा सुपर हीटेड कंप्रेशन का है। और ये सुपर हीटेड कंप्रेशन यहाँ से देखिए आप इस तरह से, तो ये देख पाएंगे आप यहाँ से ये सुपर हीटेड 2 से 3 जो ये है प्रोसेस ये सुपर हीटेड कंप्रेशन को दिखा रहा है। और ये सुपर हीटेड कंप्रेशन क्यों है, क्योंकि 3 डैश देखिए आप 3 डैश पर वेपर लाइन को टच कर रहा है। अगर यहाँ पर हम दिखाते इस प्रोसेस को यहाँ तक तो ये ड्राई कंप्रेशन हो जाता है, लेकिन ये सुपर हीट रीजन में ऊपर दिखा रहे हैं हम 3 पे जाके, तो ये कहलाता सुपर हीट रीजन में ये बिंदु संख्या 3 को टच कर रहा है। इसका मतलब ये सुपर हीटेड रीजन में ये बिंदु है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपर हीटेड कंप्रेशन। 2 से 3 सुपर हीटेड कंप्रेशन दिखा रहा है ये। और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो 3 से 3 डैश ऊपर की तरफ दिखाई गई है, तो सुपर हीट रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हम ऊपर इस तरह दिखाते हैं इसमें। और 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिखा रखी है इस तरह से, और ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है। तो वेट रीजन में हम स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं और सुपर हीट रीजन में हम इस तरह से वर्टिकल दिखाते हैं इसको। और आगे अगर हम जाएंगे सब कूलिंग रीजन में तो ये T1 तक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो इस तरह से ये 3 से 4 प्रोसेस हो जाता है। तो आपको TS डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं देखा आपने ड्राई कंप्रेशन में कैसे दिखाया, 3 को टच किया लाइन को, और सुपर हीट कंप्रेशन में हमने 3 डैश को दिखाया इसमें। तो इस तरह से सुपर हीट कंप्रेशन का TS डायग्राम है जो कि आपको बनाना आना चाहिए। इसी तरह हम PS डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अगला टॉपिक हमारा जो हमारा आज का टॉपिक है वही लेते हैं हम। तो आज का टॉपिक हमारा है ये दिखा रखा है वेट कंप्रेशन को। अगले में दिखा रखा वेट कंप्रेशन व्हेन द वेपर इज ड्राई एट व्हेन वेपर इज वेट आफ्टर कंप्रेशन। तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये देखिए आप इस तरह से वेट कंप्रेशन कैसे दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं हम ये 1 से F ये 2 से लेके 3 तक हमने ये जो लाइन दिखाई है 2 से 3 लाइन ये जो है ये हमारा वेपर लाइन, ये पूरी वेपर लाइन कहला रही है, ये हमारी वेपर लाइन है। ये हमारी लिक्विड लाइन कहला रही है, पूरी की पूरी ये लिक्विड लाइन है। और इसमें हम ये दिखा रहे हैं 2 से 3 लाइन, और ये वेपर लाइन से पहले बिंदु संख्या 3 देखेंगे आप ये अंदर ही दिखाया है। तो ये वेट रीजन में है, बिंदु 3 वेपर लाइन को टच नहीं कर रहा, तो इसको कहेंगे हम वेट कंप्रेशन। ये जो बिंदु संख्या 3 को इस तरह दिखाएंगे तो इसको कहेंगे हम
वेट, कंप्रेशन और बाकी के प्रोसेस ऐसे कैसे कंटिन्यू चलेंगे। कंडेंसेशन यहाँ का यहीं, जैसे कंडीशन एंड हो रहा है ये लिक्विड लाइन को टच कर रहा है बिंदु संख्या 4 और 4 से 1 इस तरह से आ रहा है और ये 1 से 2 इस तरह से प्रोसेस ये आगे जाएगा। तो इस तरह से हमने टीएस डायग्राम पे वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन और सुपरहीटेड कंप्रेशन को देखा है। और इसी तरह हम आगे जो देखते हैं वो है आगे इफेक्ट देखते हैं हम। तो आगे इफेक्ट जो है हमारे वो आते हैं सुपर हीटिंग के बारे में। तो ये सुपर हीटिंग का डायग्राम है और इस सुपर हीटिंग का डायग्राम को आप देखेंगे तो ये पीएच चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे तो आप सुपर हीटिंग कैसे दिखा रखी है। देखिए आप सुपर हीटिंग में को देखने से पहले सबसे पहले हम पीएच डायग्राम देख लेते हैं पूरा का पूरा। ये पीएच डायग्राम का ये प्रेशर है, प्रेशर लाइन है, ये एंथैल्पी लाइन पूरी की पूरी दिखा रखी है यहाँ पर। ये हमारा पूरा का पूरा कर्व दिखा रखा है यहाँ से, ये पूरा कर्व है हमारा, ये पूरा कर्व जो मैंने आपको बताया ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है। ये वेपर लाइन पे जा रहे हैं हम। यहाँ बिंदु, ऐसा बिंदु ट्रिपल पॉइंट बिंदु आ जाता है यहाँ पर जिसपे कि वेपर लिक्विड एक ही स्थिति में होते हैं। ये लिक्विड लाइन दिखा रखी है और हमने 4 प्रोसेस ड्रॉ करने हैं। तो 1 से 2 इवेपोरेशन और ये 2 से 3 कंप्रेशन, 3 से 4 कंडेंसेशन, 4 से 1 एक्सपांसन। अब हम सुपर हीटिंग दिखा रहे हैं तो सुपर हीटिंग देखें आप कैसे हो रही सुपर हीटिंग। यहाँ पर जो सुपर हीटिंग प्रोसेस, इसको भी सुपर हीटिंग मानेंगे हम क्योंकि बिंदु संख्या 3 सुपर हीटिंग एरिया में आ रहा है, वेपर लाइन के बाहर है। और बिंदु संख्या 2, इसका बिंदु संख्या 2 डैश जो क्या है, ये कंप्रेशन से पहले ही वेपर हमारी सुपर हीट हो गई है क्योंकि ये वेपर लाइन से बाहर आ गया बिंदु 2 डैश। तो ये यहाँ पर सुपर हीटेड रीजन में कंप्रेशन से पहले ही हमारी रेफ्रिजरेंट आ गई है और कंप्रेशन के पश्चात ये सुपर हीटेड हुई आगे 3 डैश तक। तो इस तरह से सुपर हीटिंग की आपने। और ये क्या बिफोर सुपर हीटिंग है जहाँ पर कि बिंदु संख्या 2 विदाउट सुपर हीटिंग है। जब सुपर हीटिंग किया आपने तो कंप्रेशन के पश्चात बिंदु संख्या 2 आ गया जिसमें कि आपने वेपर को और ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ गया है और ये सुपर हीटिंग ये कहलाती है। तो 2 से 2 जो ये है एरिया ये कहलाता है सुपर हीटिंग। 2 से 2 डैश जो कहलाएगा ये कहलाएगा सुपर हीटिंग। और इसको आगे अगर हम और देखेंगे तो इसका जो आगे इफेक्ट है वो सुपर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए आप इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एज मे बी सीन फ्रॉम द डायग्राम, जो पहले डायग्राम दिखाया। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग is to increase the net refrigerating effect, but this increase in refrigerating effect is at the cost of increase the amount of work spent in pressure limits. Since the increase of work is more as compared to increase in refrigerative effect, therefore overall effect of superheating is to give low value of COP। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सुपरहीटिंग में देख रहे हैं कि इसमें कंप्रेसर वर्क ही इंक्रीज हो रहा है। और इसको डायग्राम को बैक लेके जाता हूँ वापस। इस डायग्राम को बैक अगर हम देखते हैं तो हमारा जो बैक डायग्राम है वापस उसको हम इस तरह दिखाएंगे। बैक डायग्राम को सुपर हीटिंग वाले डायग्राम में नेट इफेक्ट क्या होता है, COP लो रहती है इसमें। अब अंडर कूलिंग के बारे में देखते हैं, सब कूलिंग के बारे में। तो इसमें देखिए सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ ए गिवन प्रेशर। और 3.10 में दिखा रखा है डायग्राम, देखिए आप ये डायग्राम देख पाएंगे आप। तो यहाँ पर ये सब कूलिंग दिखा रखी है, 4 से 4 डैश ये सब कूलिंग दिखा रखी है पूरी की पूरी। और यहाँ पर क्या आपने कंडेंसेशन के बाद रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया और इसको और ठंडा किया आगे। तो आगे और लिक्विड में चेंज होने के बाद और हमने सब कूल किया तो इसको हम कहते हैं सब कूलिंग, अवशीतन। तो ये 4 से 4 डैश जो दिखा रखा है अवशीतन है। और इसमें जो नेट इफेक्ट जो सब कूलिंग का होता है वो इसमें रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है। देखिए पहले कंप्रेसर वर्क ये वाला था और ये अब कंप्रेसर वर्क का पूरा ये हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट बढ़ेगा, नीचे दिखेंगे तो आप। लेकिन सब कूलिंग का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या होगा, इसमें कूलिंग एक रिक्वायर्ड है लेकिन यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है, कंप्रेसर वर्क भी ज़्यादा हो रहा है इसमें और ये नीचे ये इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा,
नेट इफेक्ट जो होगा इसका वो क्या होगा, COP इसमें कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंप्रेसर वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर कंप्रेसर वर्क यहाँ पर बढ़ेगा ज़्यादा, कंप्रेसर वर्क ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर COP भी कम हो जाएगी। तो देखा कि हमने नेट इफेक्ट है जो COP दोनों केसेस में कम हो रही है, क्योंकि जितना कूलिंग प्राप्त हो रही है हमारे बढ़ रही है उतने का उससे अधिक कंप्रेसर वर्क इसमें बढ़ रहा है। तो ये देखिए नीचे जो कूलिंग आएगी यहाँ पर, ये कूलिंग आएगी 1 डेज के नीचे सारी ये हमारी कूलिंग है और ये हमारा पूरा कंप्रेसर वर्क है। तो आप इजीली समझ सकते हैं COP होती है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना हुआ और डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क यहाँ पर ज़्यादा है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है COP का वो क्या होगा, कम हो जाएगी। अब सब कूलिंग कैसे करते हैं, मेथड कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें दिखा रखा सब कूलिंग। इंसर्टिंग ए स्पेशल कोयल बिटवीन द कंडेंसर एंड एक्सपांसर वाल्व, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेशल कोयल दी है। दूसरा, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को फ्लो करके कंडेंसर के अंदर हम सब कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। और वाटर को ज़्यादा ठंडा करके भी हम सब कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये सब कूलिंग और सुपर हीटिंग इफेक्ट को बताते हुए फिनिश होता है। और इसमें हमने डायग्राम को ड्रॉ करके और इनके एरिया के हिसाब से COP का एनालिसिस किया मैथमेटिकली। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग एंड अंडर कूलिंग, सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग दोनों का टॉपिक फिनिश होता है। और आप इसको इस तरह से इनका एनालिसिस करके इस तरह समझा सकते हैं। थैंक यू।